हे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। एक छोटे से ब्रेक के बाद फिर से लेसन 5 कंटिन्यू करते हैं। लेसन 5 हमारा, जैसे कि अगर आप नेक्स्ट डे वीडियो देख रहे हैं, किसी और दिन या गैप में वीडियो देख रहे हैं, तो फिर भी मैं आपको बता दूं, साइकोडायनेमिक थियरी इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं। सिगमंड फ्रॉइड, सलिवन्स थियरी और केरेन हर्नी। तो ये 3 थियरीज़ कवर करेंगे, 1 बाय 1 हम डिस्कस करने वाले हैं। और ये इनमें से, इस चैप्टर में से भी आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। सो वेलकम ऑन अवर यूट्यूब चैनल कंसेप्चुअल स्टडी पॉइंट। माय नेम इज़ अंकुश डिप्रान। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सिगमंड फ्रॉइड से शुरू करेंगे। सिगमंड फ्रॉइड, हु इज़ ही, कौन है ये है नहीं, ये थे, ठीक है। तो सिगमंड फ्रॉइड एक साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने हमारे अनकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड की स्टडी की। उन्होंने इन्फ्लुएंस जो होता है हमारे चेतन और अचेतन मन, कॉन्शियस और अनकॉन्शियसनेस, जो हमारा अनकॉन्शियस माइंड है और कॉन्शियस माइंड है, दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, वो इन्होंने स्टडी किया। काफ़ी सक्सेसफुल साइकोलॉजिस्ट रहे हैं, इनकी थियरीज़ काफ़ी फेमस रही हैं और सबसे क्रिटिसाइज्ड भी रही हैं। क्रिटिसाइज क्यों रही हैं ये आप जब आगे पढ़ेंगे शायद आपको पता लग जाएगा। शायद आप भी इसको क्रिटिसाइज़ करने की कोशिश करें, या फिर आप भी है जो इसके मत में बात ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं। साइकोडायनेमिक थियरीज़ होती कौन सी हैं। सिगमंड फ्रॉइड ने ये टर्म दी, साइकोडायनेमिक थियरी। साइकोडायनेमिक थियरी, ये पहले ऐसे साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने क्या करने की कोशिश की, अनकॉन्शियस माइंड को एक्सप्लोर करने की कोशिश की। उस अनकॉन्शियस माइंड का जो ह्यूमन बिहेवियर पर, ह्यूमन पर्सनैलिटी पर जो अफेक्ट पड़ता है, उस थियरीज़ को हम साइकोडायनेमिक थियरी कहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये समझना चाहिए, समझ गए होंगे, ठीक है। तो ये सबसे इन्फ्लुएंशियल थियरी रही हैं इनकी और सबसे कंट्रोवर्शियल रही हैं। अब इन्फ्लुएंशियल क्यों रही है, देखिएगा, आप भी इससे इन्फ्लुएंस होंगे जब आप इसकी स्ट्रक्चर्स को पढ़ेंगे, पर्सनैलिटी की, जब आपको ये लगेगा हाँ ऐसा तो मेरे साथ हुआ था, है ना। और क्रिटिसाइज भी करेंगे जब इसकी हम जो पॉइंट्स को पढ़ेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी से। इसने क्या कहा कि कौन कौन सी जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जो हमारी पर्सनैलिटी को बनाती है, स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी कैसे डिफाइन की जाती है। तो इन्होंने 3 टर्म दी है यहाँ पर, इड, ईगो एंड सुपर ईगो, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। अब आपसे हो सकता है क्वेश्चन डायरेक्ट इड से आ जाए, या डायरेक्ट ईगो से आ जाए, या डायरेक्ट सुपर ईगो से आ जाए। और एक और बात इंटरेस्टिंग मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा आपको कि ईगो यहाँ पर वो वाली ईगो नहीं है जो आप कॉलेज में या स्कूल में दिखाते हैं। अब आप ये समझेंगे यहाँ पर ईगो का मीनिंग क्या है। सो बी केयरफुल एंड पे अटेंशन। लेट्स स्टार्ट। नेचर, इड की बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम इड मतलब सारी इड को कवर करेंगे, उसके बाद ईगो को कवर करेंगे, उसके बाद सुपर ईगो को कवर करेंगे, ठीक है। तो इड काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक रहने वाला है, अटेंशन करें। अब इसको इंस्टिंक्चुअल और प्रिमिटिव बोला जाता है। क्यों, इसका नेचर इंस्टिंक्टिव क्यों है, प्रिमिटिव क्यों है। इंस्टिंक्ट्स क्या होती हैं, ये वर्ड आपको ना साइकोडायनेमिक थ्योरी में बार बार देखने को मिलेगा। अगर आप सेकेंड ईयर में काउंसलिंग लेंगे या क्लिनिकल, तो आपको इंस्टिंक्ट्स बार बार देखने को, सुनने को मिलेगा, इंस्टिंक्ट्स। अब इंस्टिंक्ट्स को मैं हिंदी मीडियम वालों के लिए बता देता हूँ। ये प्रवृत्ति होती है हमारी, जो बिहेव करने की, जो प्रवृत्ति, जो हमारी इन्नेट कैपेबिलिटीज़ हैं, हमारी इन्नेट डिज़ायर्स हैं, हम ये कह सकते हैं, वो इंस्टिंक्ट्स आप कंसीडर कर लीजिए। जो ह्यूमन, ये कही जाते नहीं, ये तो मानव प्रवृत्ति है, तो उनको इंस्टिंक्ट्स कहेंगे। प्रिमिटिव ये जन्म के दौरान है, मतलब शुरुआती दौर में है, ठीक है। अब चलिए, सीक इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन ऑफ डिज़ायर्स एंड नीड्स ड्राइवन बाय द प्लेजर प्रिंसिपल। इम्पोर्टेंट जो टर्म्स यहाँ पर है, प्लेजर प्रिंसिपल, बिल्कुल ध्यान से काम सुनिएगा। सबसे पहली बात है, ये इंस्टिंक्चुअल बेस्ड होती है। किस बेस्ड होती है, इंस्टिंक्चुअल बेस्ड। सेकेंड थिंग, ये प्लेजर प्रिंसिपल पर काम करती है कि हमें सिर्फ मज़ा आना चाहिए, बस मुझे इंजॉय करना है, सिर्फ मुझे खुश रहना है। जैसे कि एग्जांपल, कोई छोटा बच्चा रो रहा है, उसको खाना चाहिए, उसको कोई मैटर नहीं, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता घर में खाना है या नहीं है, या मेरे पेरेंट्स गरीब हैं या अमीर है, इट डजेंट मैटर, ओनली ही वॉन्ट्स ईट, ही वॉन्ट टू ईट समथिंग, ही वॉन्ट टू ड्रिंक समथिंग, ही वॉन्ट टू गेट समथिंग, ही वॉन्ट टू टॉय जिसका रेंज कुछ ज़्यादा हाई है। उसको ये नहीं पता कि मेरे पेरेंट्स इसको दिला नहीं सकते, लेकिन फिर भी उसको चाहिए। और पेरेंट्स क्या करते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, उनको दिलाते हैं।
आप लोगों ने भी ऐसा देखा होगा, शायद आप लोगों ने ऐसा किया हो कि मुझे तो रिमोट कंट्रोल कार चाहिए ही चाहिए मम्मी, और आपके पेरेंट्स की हो सकता है उस टाइम आर्थिक स्थिति ऐसा ना हो और आपको दिला नहीं सकते, तो आप क्या करेंगे, नहीं 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 मम्मी मुझे तो चाहिए ही चाहिए, मैं तो रोने लग जाऊँगा, रोने लग जाते थे, ठीक है, या मुझे आइसक्रीम खानी है। तो जो आपके मन में आया वो आप तुरंत उनकी डिमांड आपकी कंप्लीट हो रही है, दैट इज़ इंस्टिंक्चुअल बेस्ड, दैट इज़ नोन एज इड इन दैट स्टेज, ठीक है। प्रिमिटिव क्यों, क्योंकि अर्ली स्टेज में जो हम जब पैदा होते हैं जब से शुरू हो जाती है और ताउम्र तक रहती है। ये भी ऐसा नहीं है कि आप एडोलसेंस में आ गए तो इड खत्म हो गई। देखिएगा काफ़ी इंटरेस्टिंग, आज अपने बारे में हम काफ़ी कुछ जानने वाले हैं, जैसे कि हंग्री बेबी फॉर फूड विदाउट कंसर्न फॉर व्हेन और हाउ द फूड इज़ ऑब्टेन, कैसे मिलेगा, क्यों मिलेगा, किसको, किसके मतलब किसके पास से मिलेगा, उसको कोई मैटर नहीं करता, ठीक है, सिर्फ उसको खाना चाहिए या उसको टॉय चाहिए या उसको हम कह सकते हैं घूमने जाना है। जैसे कुछ बच्चे क्या करते हैं, गोदी में जब हम उसको गोद में ले लेते हैं तो क्या होगा, वो चुपचाप रहेगा, ठीक है, वो हम ऐसे ऐसे करेंगे, ओ मुन्ना मुन्ना मुन्ना, तो इट्स ओके, वो हैप्पी हैप्पी। जैसे ही हम उसको नीचे रखेंगे वो फिर रोने लग जाएगा, या उसको चलने के लिए बोलेंगे फिर रोने लग जाएगा। ये क्या है, इंस्टिंक्ट्स बेस्ड है, प्लेजर प्रिंसिपल पर काम करते हैं कि मुझे सिर्फ प्लेजर चाहिए, प्लेजर चाहिए, प्लेजर चाहिए। काफ़ी सिंपल एग्जांपल दे दिए हैं मैंने, आई होप आप समझ गए होंगे। ओके, मोटिवेशन अभी वही बात है, डिज़ायर्स, हंगर, थ्रस्ट, सेक्सुअल इम्पल्सिस। अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड सेक्सुअल इम्पल्सिस भी होती हैं एक बच्चे में, ये बात आप ध्यान रखिएगा। ये जो टॉपिक है थोड़ा सा सेंसिटिव हो सकता है, अगर आपने ईयरफोन नहीं लगा रखे हैं तो आप ईयरफोन का यूज़ करें। इम्पल्सिवनेस की क्या बात है, हाई इम्पल्सिवनेस होगी, सीधी सी बात है, न्यूरोटिसिज्म यहाँ पर हाई होगा, जो उनको चाहिए वो उसी टाइम उनको चाहिए, तो हाई इम्पल्सिवनेस होगा। कॉन्फ्लिक्ट्स कहाँ पर होगा, ईगो और सुपर ईगो में। इनर टेंशन क्रिएट होगी, जब अपनी वो इड को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, अपनी जो इंस्टिंक्ट्स को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे तो उनको कॉन्फ्लिक्ट्स लगेगा, ठीक है। दैट मे नॉट बी, अब कुछ डिज़ायर्स उनकी ऐसी हो सकती हैं कि वो जो सोशली एक्सेप्टेबल ना हो, तो वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट्स होता है। जैसे कि एक एग्जांपल काफ़ी अच्छा है कि आपको मान लीजिए गर्मी है, गर्मी का सीज़न है और आपके छोटे से बच्चे को आइसक्रीम खाने का मन कर रहा है, या आपको ही, आप छोटे बच्चे हैं, आपको काफ़ी आइसक्रीम खाने का मन कर रहा है, तो आपने क्या देखा, वो सामने वाला आइसक्रीम खा रहा है, तो आपका मन क्या कर रहा है, उसको मैं छीन के आइसक्रीम खा लूँ, ऐसा पॉसिबल है? आई थिंक नो। या फिर कोई कुरकुरे खा रहा है या फिर चिप्स खा रहा है, आपका मन किया कि मुझे तो खाने हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि आप उसको छीनेंगे, उसको 2 थप्पड़ लगाएंगे और अपने आप खाने लग जाएंगे, ऐसा नहीं है ना, वो पेरेंट्स कंट्रोल करते हैं। तो कॉन्फ्लिक्ट्स यहीं आता है। बच्चा का क्या पता नहीं होता, उसको तो बस ये पता होता है कि अगर आपने एक यूट्यूब पे रील देखी हो तो क्या है कि बच्चा एक आइसक्रीम हाथ में ले रखी है, दूसरे बच्चे का मन किया, उसने देखा, हालांकि वो भाई बहन नहीं थे या कोई एक दूसरे को जानते नहीं थे, लेकिन उसके हाथ में थी तो उसने उसको खाना शुरू कर दिया, तो दैट्स इट। तो इट क्या है, प्लेजर प्रिंसिपल पर काम करती है। नेक्स्ट आती है हमारे पास डेवलपमेंट। अब ये प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ एंड रिमेन रिलेटिव स्टेबल, ये लगभग स्टेबल रहती है हमारी लाइफ में, ताउम्र हमारे साथ रहती है। तो आई होप आपको इड यहाँ पर कंप्लीट समझ आ गया होगा। अब हम बात करेंगे ईगो क्या होती है। जब हम कॉन्शियस हो जाते हैं हमारे बिहेवियर के प्रति, रैशनल थिंकिंग करना शुरू करते हैं कि नहीं ऐसा सही नहीं रहेगा कि मैं उसको आइसक्रीम या उसके चिप्स है जो मैं उससे छीन के खा लूँ, ऐसा सही नहीं रहेगा, मुझे शायद 10 रुपये लेने होंगे या 20 रुपये मम्मी से लेने होंगे, उसके बाद मुझे शॉपकीपर के पास जाना होगा और फिर मुझे आइसक्रीम या कुरकुरे या चिप्स है जो खाने हैं। ऐसे रैशनल वे ऑफ थिंकिंग यहाँ पर स्टार्ट हो जाती है, हम कॉन्शियसली सोचना शुरू कर देते हैं, बैलेंस करते हैं हमारी डिज़ायर ऑफ द इड और एक ऐसा तरीका निकालते हैं जो कि सोशली एक्सेप्टेबल हो, जो कि हमारी सोसाइटी जिसे एक्सेप्ट करे, ठीक है। कि अब क्या है, छीन के खाना तो हमारी सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करेगी, अगर आप छोटे हैं तो आपको वापस चांटा भी लग सकता है ना, आपकी पिटाई भी हो सकती है, लेकिन आप क्या करेंगे, 10 रुपये मम्मी से लिए, मम्मी 10 रुपये दो, गए शॉपकीपर के पास, उनको वो 10 रुपये दिए और फिर एक चिप्स का पैकेट लिया और वो आपने खाया खाना। तो ये क्या है, सोशली एक्सेप्टेड बिहेवियर, जो कि आता है हमें ईगो, जब हम ईगो वाली कंडीशन में आ जाते हैं। तो ये कौन से प्रिंसिपल पर काम करता है, रियलिटी बेस्ड प्रिंसिपल, ये आपको पता होना चाहिए, अभी नहीं तो आपके नेट में ये काफ़ी काम आएंगे। इड काम करता है प्लेजर प्रिंसिपल पर, ईगो काम करते हैं रियलिटी प्रिंसिपल्स पर। ये अनकॉन्शियसली होती है, ये कॉन्शियस होती है, ठीक है। अब ये मैंने एग्जांपल आपको दे दिया, ये आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है, कोई इशू नहीं है, एग्जांपल काफ़ी अच्छा एग्जांपल दिया मैंने।
बैलेंसिंग द इट डिज़ायर विद रियलिटीज नॉर्म ऑफ सोसाइटी। अब सोसाइटी सोशल नॉर्म्स को मद्देनज़र रखते हुए वो एक्सेप्टेबल बिहेवियर शो करेगा, ठीक है। लेस इम्पल्सिव, यहाँ पर न्यूरोटिसिज्म कम हो जाता है, इम्पल्सिव नेचर कम हो जाएगा। अभी भी ग्रेटिफिकेशन तो उसे अभी भी चाहिए, लेकिन क्या है वहाँ पर हम कॉन्सिक्वेंसेस देखेंगे। अगर हम उसको छीन के आइसक्रीम खाते हैं तो शायद मेरी पिटाई हो सकती है, शायद मम्मी गुस्सा करे, शायद फिर मम्मी भी मुझे पिटाई करे और फिर मम्मी के बताने पर मेरे पापा फिर से पिटाई करे। एक आइसक्रीम के बदले 3 बार पिटाई, ये न्याय नहीं होगा, है ना। तो दैट्स नॉट फेयर। तो हम चलते हैं कॉन्फ्लिक्ट्स पर। कॉन्फ्लिक्ट्स क्या होगा? इड, इम्पल्सिस एंड द सुपर ईगो मोरल स्टैंडर्ड्स, कि जो उनका मन कर रहा है, ठीक है, वो करूं, या सुपर ईगो कहती है कि नहीं तुम गलत सोच रहे हो, ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब इनके एग्जांपल्स भी मैं आगे दूंगा, तो अभी आप सिर्फ समझने के लिए इसको पढ़िए। ये देखिए, ये चाइल्डहुड में डेवलप हो जाता है ईगो हम समझना शुरू कर देते हैं क्या सही है क्या गलत है सोशल और एनवायरमेंटल डिमांड्स के अकॉर्डिंग। अब बात आती है सुपर ईगो की। सुपर ईगो मॉरल एंड सोसाइटल्स। अब हम सोसाइटी बेस्ड एक्शन लेंगे, क्या सही है क्या गलत है, ठीक है, क्या न्याय है क्या अन्याय है। तो रिप्रेजेंट द इंटरनलाइज्ड मॉरल एंड द एथिकल स्टैंडर्ड्स स्ट्राइविंग फॉर परफेक्शंस। यहाँ पर हम परफेक्शंस लेके आना शुरू कर देंगे, ये भी अनकॉन्शियसली होता है, ठीक है। गिल्टी फॉर टेलिंग लाई बिकॉज इट गोज अगेंस्ट वंस मॉरल वैल्यूज़, कि हमें कैसे पता चलता है। देखिए, आप लोगों के साथ कई बार क्या हुआ होगा कि आपने किसी के साथ कुछ बिहेव किया और बाद में आपको गिल्ट हो रहा है, नहीं मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। या फिर आप एडोलसेंस में आए हैं और आपका फ्रेंड कह रहा है कि चल यार तू सिगरेट एक कश लगा के देख, तो एक कश लगा के देख, आपको पता है नहीं ये अच्छा नहीं है, शायद ये गलत है, क्योंकि सोसाइटी जो कहती है, सोशल नॉर्म्स कहते हैं, वो क्या कहते हैं, स्मोकिंग इज़ इंजरियस टू आवर हेल्थ। तो आपको पेरेंट्स ने कहा है कि स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए, आपने एसेज लिखे हैं धूम्रपान नहीं करना चाहिए, ठीक है, या फिर स्मोकिंग बुरी होती है हमारे हेल्थ के लिए, तब आपने ये सब पढ़ा और आपके अंदर एक एथिक्स है जो आपके ये कहते हैं कि नहीं स्मोकिंग सही नहीं है। तो ऐसे ये जो सुपर ईगो बताती है, लेकिन कुछ काम करने पर आपको क्या मिलता है, प्लेजर मिलता है। यहाँ पर हम मोरल एक्सीलेंस शो करने की कोशिश करते हैं, डिसीजंस लेंगे सोसाइटल एंड एथिकल स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। इम्पल्सिवनेस बिल्कुल कम होगी, मोरल प्रिंसिपल्स पर काम करेंगे, और कॉन्फ्लिक्ट्स कहाँ होगा, पर्सनल डिज़ायर्स पर। आपकी बहुत ज़्यादा इच्छा है कि आप मान लीजिए मुझे बस यार एक बार सिगरेट पी के देखनी है, लेकिन एथिक्स आपके नहीं कहते, मोरल आपके नहीं कहते कि आप सिगरेट कंज्यूम करें, तो ऐसा, ठीक है। तो कैन कॉन्फ्लिक्ट्स विद द इट डिज़ायर इफ दे गो अगेंस्ट सोशल। अगर कॉन्फ्लिक्ट्स कहाँ पर आएगा, जब आपने वो काम कर दिया होगा, शायद मैंने गलत काम किया, शायद मैंने उसको झूठ गलत बोल दिया, मुझे उसको साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो ये सभी क्या करते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स लेके आते हैं एक पर्सनैलिटी में। डेवलप ड्यूरिंग अर्ली चाइल्डहुड एज ए रिजल्ट सोशलाइजेशन एंड लर्निंग मॉरल वैल्यूज़। ये अर्ली चाइल्डहुड के दौरान है जो हमें सब कुछ सीखने को मिल जाता है। तो आई होप आपको यहाँ पर इड, ईगो, सुपर ईगो तीनों कंप्लीट समझ आ गई होंगी, ठीक है। यहाँ पर से आपको क्वेश्चन मुश्किल है क्योंकि ये आपके ना सेकेंड ईयर में फिर से आपसे पूछा जाता है, लेकिन जब मैंने प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस पेपर एनालाइज़ किया उनका, तो वहाँ पर आपको एक जगह ये क्वेश्चन था, तो इसलिए यहाँ पर आपको ये करना भी चाहिए और आपको समझना भी चाहिए, ताकि जब आप सेकंड ईयर में एंटर हों तो ये आप इससे थोड़ा फैमिलियर लगे आपको। नेक्स्ट आता है डिफेंस मैकेनिज़्म। अब आपने इड को समझा, जो आपकी इमीडिएट ग्रेटिफिकेशंस था उसको समझा, इसको हम इड कहेंगे। ईगो को समझा, जो कि बैलेंस, जो ग्रेटिफाइड तो करेगी एक पर्सन को लेकिन सोसाइटी नॉर्म्स के अकॉर्डिंग। लेकिन फिर हमने सुपर ईगो को समझा कि जहाँ पर हम क्या देखते हैं, सही गलत को मेज़र करते हैं, क्या सही है क्या गलत है सोशल नॉर्म्स और एथिक्स के अकॉर्डिंग। तो अब डिफेंस मैकेनिज़्म क्या है, कई बार हम क्या करते हैं, कुछ ऐसे बिहेव करते हैं या कुछ ऐसे एक्शन जो कि हमें एंजाइटी, नर्वसनेस, स्ट्रेस क्रिएट करती है, और इन स्ट्रेस, एंजाइटी और नर्वसनेस से बचने के लिए जो मैकेनिज़्म हम यूज़ करें हैं उसको डिफेंस मैकेनिज़्म कहते हैं अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से फ्रॉइड में जो फ्रॉइड की थियोरी है, इसमें सबसे सिगमंड फ्रॉइड की थियोरी, इसमें सबसे बेस्ट जो पार्ट है मुझे डिफेंस मैकेनिज़्म लगा, जो कि सभी अप्लाई करते हैं, मेल्स, फीमेल्स, चिल्ड्रंस, अपने जो गार्जियंस हैं सभी। इसमें कोई उम्र नहीं है, कोई क्राइटेरिया नहीं है, एवरीवन यूज़ डिफेंस मैकेनिज़्म इन देयर डेली रूटीन, सो
वी हैव टू अंडरस्टैंड डिफेंस मैकेनिज्म। क्या होता है डिफेंस मैकेनिज्म? डेफिनेशन से समझेंगे, साइकोलॉजिकल प्रोसेस और बिहेवियर दैट इंडिविजुअल्स यूज़ अनकॉन्शियसली। ऐसा नहीं है कि हम ये जानबूझकर करते हैं, ये अनकॉन्शियसली ह्यूमन इंस्टिंक्ट से प्रवृत्ति है एक मानव की, कि अनकॉन्शियसली होता है क्या करने के लिए? उस एंजाइटी से बचने के लिए, उस एंजाइटी को रिड्यूस करने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए, किसी ब्लेम से या डिस्ट्रेसिंग इमोशन से बचने के लिए, या फिर हम ये कह सकते हैं जो हम जिस कंडीशन से हम डरते हैं, जिस सिचुएशन से हम डरते हैं, उसको अवॉइड करने के लिए, उसका सामना न करने के लिए जो हम डिफेंस मैकेनिज़्म, जिन मैकेनिज़्म का यूज़ करते हैं वो मैकेनिज़्म डिफेंस मैकेनिज़्म कहलाते हैं। कुछ डिफेंस मैकेनिज़्म की बात करते हैं, डिनाइल, रिप्रेशन, रैशनलाइजेशन, प्रोजेक्शंस। आपको देखिए, आपने ना इनमें से काफ़ी यूज़ किए होंगे और आप हमें कमेंट करके बताइएगा आपने कौन कौन से। टू बी ऑनेस्ट, देखिए कमेंट से हमें ये थोड़ी पता चल जाएगा आप कैसे हैं, या कुछ छुपाने की ज़रूरत तो होती ही नहीं है ना। तो चलिए पहला डिफेंस मैकेनिज़्म करते हैं रिप्रेशन। रिप्रेशन किसे कहेंगे? थियरी पढ़ते हैं पहले। रिप्रेशन इन्वॉल्व पुशिंग डिस्ट्रेसिंग थॉट और मेमोरीज इनटू अनकॉन्शियस माइंड टू अवॉइड डीलिंग विद देम कॉन्शियसली। आपकी लाइफ में कुछ ऐसी कंडीशंस होंगी जिनको आप कॉन्शियसली फेस नहीं कर सकते, या फिर जिनको सोचने भर से ही आपके जो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, या फिर आपको ऐसा लगता है नहीं 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 मैं इससे ना डील नहीं कर सकता, इसको ना आप याद ही ना करो। या फिर आपने कभी अपने भाई बहन से या पेरेंट्स से ये कहा होगा कि नहीं यार उस बारे में तो बात ही मत करो, छोड़ो उसको, छोड़ो, किसी नए टॉपिक पर बात करते हैं। तो वो वहाँ हम क्या कर रहे हैं? रिप्रेशन कर रहे हैं, उन फीलिंग्स को, एंजाइटी को सप्रेस करने की कोशिश करते हैं। हमारे अनकॉन्शियस माइंड में वो स्टोर हो जाती हैं। जब तक वो चीज़ें बाहर नहीं आएंगी हम उनसे डील नहीं कर सकते, हम उनके साथ कॉन्फ्रंट नहीं कर सकते। तो रिप्रेशन क्या है? हम पुश डाउन कर देते हैं उन डिस्ट्रेसिंग थॉट्स को हमारे अनकॉन्शियस माइंड में। एग्जाम्पल स्टडी करते हैं, इन इंडिविजुअल हु एक्सपीरियंस ट्रॉमेटिक इवेंट ड्यूरिंग चाइल्डहुड may not remember the detail of the event consciously but might have recurring nightmares। कि किसी के साथ बचपन में कुछ ऐसी इवेंट हो गई है जिसे वो याद करना नहीं चाहता, ना ही वो याद है उसे अब, लेकिन उसको नाइटमेयर्स आते हैं। इसका कारण क्या है? क्योंकि उस टाइम उसको फेस करने की बजाय उस कंडीशन को, उस एंजाइटी भरी सिचुएशंस को रिप्रेस कर दिया गया, उसके अनकॉन्शियस माइंड में फीड कर दिया गया, जिसकी वजह से वो इन फ्यूचर उसको प्रॉब्लम फेस हो रही है। दैट इज़ द रिप्रेशन डिफेंस मैकेनिज्म। नेक्स्ट आता है डिनाइल। डिनाइल क्या? व्हेन समवन रिफ्यूज टू एक्सेप्ट और एक्नॉलेज ए रियलिटी और ट्रूथ। जब कोई व्यक्ति है ना मना कर रहा है, नहीं नहीं ऐसा नहीं होता, इमोशनल पेन्स को अवॉइड करने के लिए। इसका एग्जांपल क्या लेंगे डिनाइल का? मान लीजिए आप क्या कर रहे हैं, स्मोक कर रहे हैं, ठीक है, आपने स्मोकिंग कर रहे हैं, लेकिन आपको कोई आपके जो बच्चे कहते हैं या आपके पेरेंट्स या आपके सिबलिंग्स कहते हैं कि स्मोकिंग इज़ इंजूरियस टू आवर हेल्थ, ये सही नहीं है। तो वो क्या कहेगा? नहीं नहीं ऐसा थोड़ी होता है, स्मोकिंग तो बहुत लाभदायक है, इसके तो काफ़ी बेनिफिट्स है, कॉन्स्टिपेशन नहीं हो तो स्मोकिंग करने से। तो वो क्या करेगा? यहाँ पर देखिए दो चीज़ें यूज़ कर रहे हैं हम, डिनाइल और एक और हम जो कह सकते हैं रैशनलाइजेशन। दिस इज़ आवर फोर्थ डिफेंस मैकेनिज्म कि स्मोकिंग कॉन्स्टिपेशंस दूर करता है। या ड्रिंक आप क्यों कर रहे हैं? मैं ना अपने गम भुलाना चाहता हूँ, मेरी लाइफ में काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं, मैं उनसे छुटकारा पाना चाहता हूँ, ठीक है। या फिर ये कहेंगे कि नहीं से जो ड्रिंकिंग है या अल्कोहल कंज्यूम करना काफ़ी बेनिफिशियल है हेल्थ के लिए। तो वो क्या कर रहे हैं? ट्रूथ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, ठीक है। या फिर जैसे कि एक और एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल्स याद करेंगे तो आपको ये सभी याद हो जाएंगे। अब आप में से कितनों ने ये काम किए हैं ये आप हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो रहने वाली है। ए पर्सन डायग्नोज्ड विद ए सीवियर इलनेस। अब किसी पर्सन को सीवियर इलनेस है और वो ये मना करे, नहीं नहीं मैं तो ठीक हूँ यार, मुझे क्या हो गया, देखिए अच्छा बच्चा कह रहा हूँ, मैं तो अच्छा खासा हेल्दी हूँ, मैं तो हट्टा कट्टा पर्सन हूँ मैं तो वो क्या कर रहा है? डिनाइल कर रहा है, डिफेंस मैकेनिज्म का यूज़ कर रहा है उस कंडीशन को, उस इलनेस को एक्सेप्ट करने की बजाय, ठीक है। थर्ड आता है हमारे पास प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन मीन्स जब हम इंडिविजुअल एट्रीब्यूट देयर ओन अनडिजायरेबल थॉट्स, फीलिंग्स और क्वालिटीज समवन्स एल्स।
जब प्रोजेक्टर का मतलब मैंने क्या बताया था कि हम प्रोजेक्टर में जो लाइट होती है वो स्क्रीन पर डाली जाती है और वो लाइट हम देखते हैं। तो प्रोजेक्शन में क्या कर रहे हैं, जो हमारी अनडिज़ायरेबल जो सिचुएशंस हैं या हमारी अनडिज़ायरेबल जो थॉट्स हैं, फीलिंग्स हैं, वो हम किसी और पर थोप रहे हैं। कि मान लीजिए चलिए इसका एग्जांपल पढ़ते हैं। समवन हैज़ एग्रेसिव टेंडेंसीज बट डिनाइज इट, दे मे एक्यूज अदर्स ऑफ बीइंग एग्रेसिव इंस्टेड। जैसे कि आपने क्या देखा होगा कि स्कूल में लड़ाई हो जाती है, ठीक है, फाइट हो गई दो बच्चे के साथ, तो बच्चे घर पे जाके क्या कहते हैं पेरेंट्स को, मैंने कुछ नहीं किया मम्मी, उसी ने तो मारा था, वही ज़्यादा गुस्सा हो रहा था, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। आप अपनी फीलिंग्स को दूसरे बच्चे पर प्रोजेक्ट कर रहे हैं, दैट मीन्स प्रोजेक्शन। रैशनलाइजेशन मैंने बताया, जो आप सोशली एक्सेप्टेबल या लॉजिक दें किसी रीज़न के पीछे, जैसे कि अल्कोहल क्यों कंज्यूम करते हैं, आपको शराब छोड़ देनी चाहिए, तो आप कहेंगे डॉक्टर सेज दैट आफ्टर 45 एज देन यू शुड बी कंज्यूम 45 ml 75 ml पटियाला पैक एंड समथिंग एल्स, तो ये आपको कंज्यूम करने चाहिए। आप क्या करें, लॉजिक दे रहे हैं अपने हेल्थ से रिलेटेड। डॉक्टर ने कहा है पीने के लिए, मैं नहीं पीता, मेरी कोई इच्छा नहीं है, डॉक्टर कह रहे हैं तो मैं पी रहा हूँ। तो फोर्थ रैशनलाइजेशन। फिफ्थ आता है रिग्रेशन, इन्वॉल्व रिवर्टिंग टू एन अर्लियर स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। जैसे कि कई बच्चों की आदत होती है थंब को सक करना, है ना, या फिर और क्या होती हैं, फिंगर सक करना। अभी मुझे सबसे बेस्ट एग्जांपल थंब सक करना लगा। देखिए कई बच्चों की आदत होती है वो थंब को सक करते हैं, है ना, छोटे बच्चे, लेकिन कई बार क्या होता है आफ्टर सम टाइम वो उसको क्या कर देंगे, भूल जाएंगे उसको, ठीक है, कि मैं थंब को सक करता था। लेकिन जैसे ही कोई एंजाइटी से भरी सिचुएशन आती है, कंडीशन आती है, वो दोबारा उसी प्रोसेस को स्टार्ट कर देते हैं, वो नर्वस हो जाते हैं और अपने थंब को सक करना शुरू कर देते हैं, थंब को। इसको क्या कहेंगे, रिग्रेशन, ठीक है। 6 आता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है आपके फादर। समटाइम आपने ये नोट किया होगा कि आपके जो पेरेंट्स हैं या फादर है, बाहर का गुस्सा कहाँ पर निकाल देते हैं, या तो ऑफिस में निकाल देंगे, या फिर ऑफिस का गुस्सा कहाँ पर आके निकालेंगे, आपके ऊपर या आपकी मम्मी के ऊपर, है ना। तो वो क्या हो रहा है, जो उनके अंदर इमोशंस हैं, इम्पल्सिस हैं, वो क्या कर रहे हैं, हम किसी और पर निकाल रहे हैं, डिस्प्लेस कर रहे हैं। अब यहाँ पर एग्जांपल है, मान लीजिए आपके बॉस ने क्या किया, आपको काफ़ी अच्छी खरी खोटी सुना दी, और आपने क्या किया कि आप अपने बॉस को तो कुछ कह नहीं सकते, अदरवाइज यू विल बी फायर, है ना। तो लेकिन क्या होगा, आप अपने घर पे जाके कहेंगे वो तो नहीं काम का नहीं है, वो अच्छा आदमी नहीं है, वो पता नहीं ऐसा क्यों बिहेव करता है मेरे साथ। तो ये सभी क्या है, डिस्प्लेसमेंट। 7th आती है सब्लिमेशन। अब सब्लिमेशन को देखिए, सब्लिमेशन एक यंगस्टर्स में आपको एंगर काफ़ी देखने को मिलेगा, गुस्सा, है ना। तो आप क्या कर सकते हैं, जो समझदार पेरेंट्स हैं वो क्या करेंगे, इसमें एंगर ज़्यादा है तो इसको ना क्यों ना हम रेसलिंग ज्वाइन करवा दें या बॉक्सिंग ज्वाइन करवा दें, वो वहाँ पर अपना एंगर निकाल पाएगा। तो वो क्या है, सब्लिमेशन, उस एनर्जी को क्या कर रहे हैं, रिप्रेस करने की बजाय बाहर निकाला जा रहा है इन फॉर्म ऑफ बॉक्सिंग या रेसलिंग, समझ रहे हैं। तो या फिर मान लीजिए किसी को किसी के प्रति सेक्सुअल डिज़ायर है, वो डायरेक्टली उन चीज़ों को एक्सपोज नहीं कर सकता, या कोई किसी को पसंद करता है, ठीक है, क्रश है, एडोलसेंस में एक दूसरे जो मतलब क्रशेस होते हैं, तो वो क्या करेंगे, डायरेक्टली उनको बताने की बजाय शायरी लिखना शुरू कर देंगे, या फिर गाने बनाना शुरू कर देंगे, सॉन्ग राइटिंग शुरू कर देंगे, या पेंटिंग शुरू कर देंगे इस तरह की, या गार्डनिंग शुरू कर देंगे, गार्डनिंग में उनके नाम रख देंगे उनके नामों पर। तो ये सब्लिमेशन प्रोसेस है। रिएक्शन फॉर्मेशन। रिएक्शन फॉर्मेशन क्या कहती है कि आप रिएक्शंस को बना रहे हैं। अब मान लीजिए आपके जो हस्बैंड हैं वो किसी के साथ किसी की बातें करते हैं, आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बोल दें या फिर वो ज़्यादा हो जाएगा ना, इतना नहीं करते, वो किसी की बातें करते हैं, शायद वो उन्हें पसंद भी है, ठीक है, अपने जो आपके हस्बैंड को कोई फीमेल है जो पसंद है उनके ऑफिस में, और क्या हो रहा है, वो अक्सर उनकी बात करते हैं लेकिन वो अपनी जो वाइफ को नहीं बता सकते कि ऐसा कुछ है, और उनकी वाइफ नहीं, एग्जाम्पल्स में थोड़ा ना गड़बड़ हो गई, मान लीजिए हाँ ये सही है। अब आपके जो हस्बैंड है वो क्या कर रहे हैं, सिर्फ 1-2 बार बात किया उन्होंने किसी लड़की के बारे में जो ऑफिस में काफ़ी बेहतर परफॉर्म करती है, दैट इज़ ओके, ठीक है, लेकिन उनकी जो वाइफ है वो क्या है, उनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, या फिर वो किसी और को पसंद करती है, ये ठीक रहेगा, वो भी किसी को पसंद करती है लेकिन वो अपने जो
हस्बैंड को बता नहीं सकती, तो वो क्या कर रही है, अपने हस्बैंड पे ही क्या करेगी, तुम्हें तो शायद लगता है वो पसंद है, तुम मुझे इसीलिए तो मुझसे बात नहीं करते होगे, शायद इसलिए तुम्हारा फ़ोन बिजी आता है। इस तरह की फीलिंग्स को वो क्या करे, जो उसकी फीलिंग्स है उसको प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रही है, रिएक्शन को फॉर्मेट कर रही है, ठीक है। तो यही है रिएक्शन फॉर्मेशन। अगर आपने भी कभी ऐसा किया हो कि जो फीलिंग्स आपकी हैं, कि मान लीजिए आप किसी को पसंद नहीं करते, सिंपल एग्जांपल, आप किसी को पसंद नहीं करते हो, जब थर्ड पर्सन आपको कहता है कि तुम मुझसे बात क्यों नहीं करते, तो आप ये कहेंगे वो मुझे पसंद ही कहाँ करती है जो मुझसे बात करूँ, वो मेरे मुँह ही नहीं लगना चाहती है ना। तो इस तरह की बात है रिएक्शन फॉर्मेशन करना। नेक्स्ट आता है हमारे पास इंटेलेक्चुअलाइजेशन। इंटेलेक्चुअलाइजेशन क्या कहती है, जब आप इंटेलेक्चुअली उन कंडीशंस से फेस करते हैं, उनको मोल्ड करने की कोशिश करते हैं, या उनके साथ जो कॉन्फ्रंट करते हैं। कैसे, जैसे कि आपके किसी लव्ड वन की डेथ हो जाती है, तो आप रोने की बजाय या अपने आप को हार्म करने की बजाय, मटिलेटिंग बिहेवियर शो करने की बजाय आप क्या कर रहे हैं, उनके वहाँ पर जिनके साथ ऐसा कुछ हो रहा है, तो आप उनके वहाँ पर काम करने वाले हैं, काम कर रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, लोगों से डील कर रहे हैं, उस दुख को कम करने के लिए। इंटेलेक्चुअली जब आप उन कंडीशंस से, जो कंडीशंस एंजाइटी क्रिएट कर देंगी, स्ट्रेस क्रिएट कर देंगी, उसको डील करने के लिए आप कुछ भी काम कर रहे हैं, ठीक है, पानी पिला रहे हैं लोगों को, ठीक है, या फिर खाना खिला रहे हैं, तो इस तरह की वो इंटेलेक्चुअलाइजेशन डिफेंस मैकेनिज्म। आई होप आपको यहाँ पर डिफेंस मैकेनिज्म काफ़ी अच्छी तरह समझ आ गया होगा। काफ़ी अच्छे अच्छे एग्जांपल मैंने यहाँ पर दिए। अगर आपको समझ आया ना, तो कमेंट करके आप जो डिफेंस मैकेनिज्म आज तक आपने यूज़ किए हैं वो आप बताइएगा कमेंट करके, ठीक है। तो इससे रिसर्च को भी पता लगेगा, आपको भी ये पता लगेगा देखो कितने बच्चों ने कमेंट किया है, और आई थिंक सभी ने सभी यूज़ किए हैं। मेरा मानना है कि सभी ने, मैंने तो सभी यूज़ किए हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी की डेवलपमेंट कैसे होती है, अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्रॉयड, इन्होंने प्री डिटरमाइन सीक्वेंसेस दे दी साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट जिसे कहा जाता है। इन्होंने ये एक सीक्वेंस दी है कि इस सीक्वेंस के थ्रू एक बच्चा जन्म से लेकर और एंड तक है जो इन स्टेजेस से गुजरता है। अब वो सीक्वेंसेस कौन सी है उनको हम स्टडी करते हैं। थियोरी को आप अपने हिसाब से भी पढ़िएगा, मैं अभी आपको ये पढ़ा देता हूँ, ये समझा देता हूँ। इससे क्या होगा कि वीडियो जो इतनी लंबी होने की बजाय थोड़ा सा कम टाइम लग जाएगा। सबसे पहली स्टेज आती है ओरल स्टेज। ओरल स्टेज क्या है, 0 to 1 ईयर, ठीक है। इन द फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ द इन्फेंट प्राइमरी फोकस इज ऑन माउथ एज ए सोर्स प्लेजर एंड सेटिस्फैक्शन अकॉर्डिंग टू फ्रॉयड। ये बात आप ध्यान रखना, कभी आप ये सोचे कि मैंने ये सब कुछ कहा है, मैंने कुछ भी नहीं कहा, मैं सिर्फ आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, और ये फ्रॉयड्स की थियरी है, ठीक है, फ्रॉयड्स थियरी है, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ जो शुरुआती साल है बच्चे का, उस टाइम उसके जो सोर्स ऑफ प्लेजर है, जहाँ से उसको ग्रेटिफिकेशन मिलता है, सेटिस्फेक्शन मिलता है, वो क्या है, माउथ। अगर आपने कभी नोट किया है, जो छोटा बच्चा होता है आप उसको पेन दीजिएगा वो मुंह में लेगा, अगर आप उसके चेहरे के नज़दीक हाथ लेके जाएंगे तो आपकी उंगली को मुंह में ले लेगा, या चीज़ों को मुंह में देगा, ठीक है। कोई भी चीज़ है उसको ग्रेटिफिकेशन मिलता है चीज़ों को अपने मुंह में डालने पर। द की कॉन्फ्लिक्ट इज़ द विनिंग प्रोसेस। जो कॉन्फ्लिक्ट होगा वह विनिंग प्रोसेस का होगा कि बच्चे को ये कैसे सिखाया जाए कि ब्रेस्ट फीडिंग या बोतल फीडिंग के बाद भी कैसे फीड किया जाए, कैसे उसको खाना खिलाया जाए। कई बच्चों को इतनी आदत हो जाती है ब्रेस्ट फीडिंग या बोतल फीडिंग की कि वो मान लीजिए हम चम्मच से दूध पिलाना चाहें या पानी पिलाना चाहें, बिल्कुल नहीं पीते। तो ये यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट्स होगा, ठीक है। अब देखिए, इसको अगर हम सोचने की कोशिश करें ना, उनका जो प्लेजर है, सेटिस्फेक्शन सोर्स है, वो माउथ क्यों है, क्योंकि वो ब्रेस्ट फीडिंग, जो उनकी जो बेसिक नीड्स हैं सभी, वो माउथ से ही हो रही है। बोटल नेक, वो मुंह से जो उसकी है, जो क्या हो रहा है, फीडिंग हो रही है, जिससे उसको एनर्जी मिलती है, एवरीथिंग। तो उसकी जो मेंटलिटी ये बन जाती है, शायद मुझे इसी में ही मज़ा आएगा, है ना। तो सक्सेसफुल रिजोल्यूशन अगर हो जाता है इस स्टेज से, तो वो डेवलप्ड कर जाता है, जिससे ट्रस्ट और कैपेसिटी ऑफ डिपेंडेंसी है जो क्रिएट होगी, जो कि आइजैंग की हमने थियरी में पढ़ा था, ट्रस्ट एंड होप फर्स्ट स्टेज में होती है। सेकेंड स्टेज आती है एनाल स्टेज। एनाल स्टेज क्या होगी, देखिए सेकेंड स्टेज, इस स्टेज के दौरान जो प्लेजर मिलेगा, जो
आनंद का जो सोर्स होगा वो क्या होगा, एलिमिनेशन एंड रिटेंशन ऑफ फेसिस। फीसिस क्या है यहाँ पर, फीसिस आप पोटी को बोल सकते हैं, जो एक्स्ट्रा वेस्ट मटेरियल जो बॉडी से निकलता है बच्चे की, उसको हम यहाँ पर फीसिस बोलते हैं। सो जब हम एलिमिनेट करते हैं, सॉरी हम नहीं, एक बच्चा जब एलिमिनेट करता है, पोटी करता है, सुसु करता है, तब उसको मज़ा आता है, ठीक है, प्लेजर मिलता है उसको। द प्राइमरी कॉन्फ्लिक्ट अराइज दैट, यहाँ पर जो कॉन्फ्लिक्ट है, बच्चे को कैसे सिखाया जाए, टॉयलेट ट्रेनिंग कैसे की जाए। वेयर चिल्ड्रन मस्ट लर्न टू कंट्रोल देयर बॉडी फंक्शन, जहाँ पर बच्चे को सीखना होता है कि जहाँ कहीं तहीं नहीं करना होता टॉयलेट और जो सुसु है, उसको एक पर्टिकुलर जगह पर कैसे एक टाइमिंग बताई जाए कि इस वक्त है जो हमें टॉयलेट करना है, सुसु करना है, इस तरह बिहेव करना है, ये कॉन्फ्लिक्ट होता है, कैसे सिखाया जाए। अगर सक्सेसफुली हम सिखा देते हैं तो वहाँ पर कॉम्पिटेंस और कंट्रोल, बच्चे को सेंस ऑफ कॉम्पिटेंस और कंट्रोल है जो उसकी बॉडी में क्रिएट होगा। आई थिंक आप समझ गए हैं, है ना। अब आपको बताइएगा, आपको भी लगता है कि ऐसा कुछ होता है। थर्ड स्टेज आती है फैलिक स्टेज। फैलिक स्टेज में क्या होता है, द चाइल्ड फोकस टू जेनिटल एरियाज। अगर आपने देखिए सेकंड स्टेज में क्या नोट किया होगा, एक सेकेंड, सेकंड स्टेज में आपने क्या नोट किया होगा कि बच्चा जहाँ कहीं भी उसको मज़ा आ रहा है वहीं पर है जो वो पोटी कर देता है, सुसु कर देता है। आपने भी देखा होगा इनिशियल स्टेज में है जो बच्चे का यही नहीं पता लगता, आप गोद में ले रखिए और वहीं पर उसने सुसु कर दिया, फिर आप उसको ऐसे जो अपने हाथों में पकड़ लेते, अभी मम्मी मैं क्या करूँ, देखो इसने क्या कर दिया, है ना। तो फैलिक स्टेज में क्या होगा, वो जेनिटल एरियाज़ अपने प्राइवेट पार्ट को बार बार टच करेगा, उसको मज़ा आता है उसको बार बार छेड़ने में, है ना। तो दे एक्सपीरियंस सेक्सुअल अट्रैक्शन टू द अपोजिट सेक्स पेरेंट। यहाँ पर देखिए क्या होता है, अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड वो कहते हैं कि वो बार बार अपने जेनिटल एरियाज़ को टच करेंगे और एक्सपीरियंस करेंगे सेक्सुअल अट्रैक्शन अपोजिट सेक्स पेरेंट्स के थ्रू। कि अगर बॉयज़ हैं तो वो अट्रैक्ट होगा अपनी मदर के अकॉर्डिंग, मदर के टुवार्ड, और अगर गर्ल्स है तो अपने फादर की तरफ, ठीक है, जिनको ओडिपस कॉम्प्लेक्स और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स कहा गया। ओडिपस कॉम्प्लेक्स, जब एक बॉय है जो अट्रैक्ट होता है टुवार्ड हिज मदर तो उसे ओडिपस कॉम्प्लेक्स, व्हेन ए गर्ल अट्रैक्ट टुवार्ड हिज फादर, टुवार्ड हर फादर, तो वो इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स होता है। अब ये भी यूजीसी नेट में कई बार पूछ लिए जाते हैं। अब उनके अकॉर्डिंग इन दिस स्टेज द बॉयज़ में डेवलप अनकॉन्शियस सेक्सुअल डिज़ायर फॉर देयर मदर। अब देखिए, अगर आप ये सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो आपको क्या लगता है ये क्रिटिसाइज़ किया जा सकता है, और यही एक कारण था कि जिसकी वजह से इनकी थ्योरी को क्रिटिसाइज़ किया गया, ठीक है। काफ़ी जो साइकोलॉजिस्ट ने इनका साथ भी छोड़ दिया, वो भी हम आगे पढ़ेंगे। तो उन्होंने कहा अनकॉन्शियसली एक बॉयज़ है, डिज़ायर, उनके अंदर सेक्सुअल डिज़ायर आ जाती है उनकी मदर के लिए, और वो अपने फादर को कॉम्पिटिटर समझते हैं कि मुझे फादर से बेहतर बनना होगा या फादर की तरह मुझे बनना होगा ताकि मैं मदर अफेक्शन पा सकूं, ठीक है। सिमिलरली इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, ओडिपस कॉम्प्लेक्स। इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, ओडिपस कॉम्प्लेक्स। Similarly, girls go through a similar situation and develop a unconscious sexual attractions to their father. इसको क्या कहेंगे, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। अंडरस्टैंड। तो कॉन्फ्लिक्ट अराइज एज ए चिल्ड्रन ड्यूरिंग डेवलप फीलिंग्स ऑफ रिवेलरी एंड जेलस टुवार्ड द सेम पेरेंट। तो अपने पेरेंट्स जो सेम सेक्स पेरेंट्स हैं उनके जो प्रति है उनको जेलस फील होती है, ठीक है। अगर यहाँ पर ये रिजोल्यूशन हो जाता है तो वहाँ पर जेंडर आइडेंटिटी क्रिएट होगी, सुपर ईगो और मोरल कंसाइंस उनमें है जो बुद्धि विवेक पैदा हो जाएगा, हम ये कह सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास लेटेंसी स्टेज 6 to 11 ईयर, ये हमारी फोर्थ स्टेज है। इस स्टेज के दौरान सेक्सुअल डिज़ायर को रिप्रेस कर दिया जाएगा। जितनी भी लिबिडल एनर्जी होगी, सेक्सुअल एनर्जी होगी, वो सभी कहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगी, सोशल और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट में। हम सोशल जो बाहर रिलेशनशिप क्रिएट करना शुरू कर देंगे, अपनी सोशल स्किल्स पर एनर्जी को लगाना शुरू कर देंगे। तो कॉन्फ्लिक्ट कहाँ पर होगा, यहाँ पर चाइल्ड एनर्जी इज चैनल्ड इनटू स्कूल्स एंड पीयर रिलेशनशिप। चाइल्ड की एनर्जी को कहाँ पर शिफ्ट किया जा रहा है, अपने फ्रेंड सर्कल में, खेल में जो हम खेलते हैं, गेम्स में, या फिर हम लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हैं,
ठीक है। तो एनर्जी को डिवाइड कर दिया जाता है। अब हम अपने करियर की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। सक्सेसफुल रिजोल्यूशन क्या, यहाँ पर क्या कंट्रीब्यूशन होगा, सोशल स्किल्स क्रिएट होंगी, सेल्फ स्टीम बूस्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आता है जेनिटल स्टेज, प्यूबर्टी ऑनवर्ड, लास्ट स्टेज है हमारी 5th स्टेज। अब क्या होगा इस स्टेज में, एडोलसेंस और अडल्टहुड, इंडिविजुअल एक्सपीरियंस सेक्सुअल डिज़ायर। अब जो सेक्सुअल डिज़ायर है वो होगी लेकिन आउटसाइड द फैमिली होगी। अब उन्हें ये पता लग जाता है कि ये मेरी फैमिली है और ये मॉरली और एथिक्स या सोशल नॉर्म्स के अकॉर्डिंग सही नहीं है, तो उनकी जो सेक्सुअल डिज़ायर और अट्रैक्शन है वो हमारे एनवायरनमेंट में हो जाती है, आउटसाइड द फैमिली हो जाती है। कॉन्फ्लिक्ट्स यहाँ पर क्या होते हैं, रिवॉल्व अराउंड द फॉर्मिंग मैच्योर लविंग रिलेशनशिप, बैलेंसिंग वंस आउन डिज़ायर और सोशल नॉर्म्स को बैलेंस करना, ये कॉन्फ्लिक्ट्स है जो देखने को मिलते हैं। सक्सेसफुल रिजोल्यूशन से क्या होगा, एक हेल्दी लाइफ होगी, लविंग रिलेशनशिप क्रिएट हो जाएगी और वेल बैलेंस्ड पर्सनैलिटी क्रिएट होगी आफ्टर जेनिटल स्टेज के बाद। तो आई होप आप समझ गए होंगे हमने कौन कौन सी स्टेजेस की। ओरल स्टेज, इनिशियल स्टेज है एनाल स्टेज, उसके बाद फैलिक स्टेज, लेटेंसी पीरियड और जेनिटल स्टेज। ये थी हमारी डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी, कैसे पर्सनैलिटी को डेवलप किया जाता है। अब हम करने वाले हैं मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। आप अपने आप पढ़िएगा, ठीक है, क्योंकि आपको इस पर क्वेश्चन देखने को मिलेगा नहीं, तो ये सिर्फ मैंने आपकी नॉलेज के लिए यहाँ पर डाल दिए हैं कि आपको पता चले। अब हम करेंगे कैरन हॉर्नी सोशल फाउंडेशन ऑफ पर्सनैलिटी। 2 थियरीज रह गई हैं, थोड़ी सी लंबी वीडियो होने वाली है ये, क्योंकि काफ़ी क्वालिटी कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये आपको सेकेंड ईयर में भी हेल्प करेगा। ठीक है, कैरन हॉर्नी सोशल फाउंडेशन ऑफ पर्सनैलिटी, यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। कैरन हॉर्नी की थियरी पर बेसिक एंजाइटी आपसे पूछ सकते हैं, या न्यूरोटिक नीड्स पर आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। Karen Horney was a prominent psychoanalyst who contributes significantly to the field of psychology with her theories on social foundation of personality. इन्होंने सिगमंड फ्रॉइड के जो वर्क है, साइको एनालिटिकल थियरीज़ हैं, उनको क्रिटिसाइज़ किया या उनको चैलेंज किया। ठीक है, इनका जो मेन फोकस था, इन्होंने नाम ही क्या रख दिया, सोशल फाउंडेशन। इट मीन्स इन्होंने एम्फेसाइज़ किया कि सोशल और कल्चरल फैक्टर्स कैसे किसी की पर्सनैलिटी में, इंडिविजुअल पर्सनैलिटी में कैसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, या फिर कैसे डिटरमाइन करेंगे सोशल और कल्चरल फैक्टर किसी इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी को। ठीक है, तो कुछ टर्म्स समझते हैं कैरन हॉर्नी की थियरी को समझने के लिए। सबसे पहले बेसिक एंजाइटी, जैसे कि वहाँ पर बेसिक एंजाइटी थी, वहाँ पर कुछ मेथड्स थे, हमने कहाँ पर यूज़ किए, साइको एनालिटिकल साइकोडायनेमिक थियरीज़ में। ठीक है, तो यहीं पर इसी तरह जो यहाँ पर भी कुछ एंजाइटी होगी, कुछ सिचुएशंस होगी जिनको डील करने के लिए जो हम मैकेनिज़्म यूज़ करेंगे उनका नाम न्यूरोटिक नीड्स रख दिया है। इस तरह सेम रहेगा, बस थोड़ी टर्म्स चेंज हो जाएंगी, समझ गए। बेसिक एंजाइटी से शुरू करते हैं। हॉर्नी प्रपोज्ड द कंसेप्ट ऑफ बेसिक एंजाइटी। अब बेसिक एंजाइटी कब होती है, जब किसी भी बच्चे को ये लगे कि वो हेल्पलेस है, आइसोलेटेड है, उसका पोटेंशियल नहीं है इस एनवायरनमेंट को डील करने के लिए, या हॉस्टाइलिटी, वो समझता है हॉस्टाइल वर्ल्ड है ये। ठीक है, और ये कब आता है, बच्चों को ये कब लगता है कि वो हेल्पलेस है, या वो आइसोलेटेड है, या औरों से अलग है, या उसको खतरा है। ये सभी चीज़ें बच्चे में क्या क्रिएट करती हैं, बेसिक एंजाइटी क्रिएट करती हैं। और जब नाम बेसिक एंजाइटी है तो इसका मतलब ये कहाँ से शुरू होती है, जब बच्चा अर्ली सोशल इंटरेक्शन करता है, जब वो किसी के पास जाता है, उसके साथ कुछ ऐसा बिहेव किया जाए कि उसको ये लगे नहीं ये सेफ़ नहीं है, शायद उसको अच्छा ना लगे। जैसे कि अनजान व्यक्ति के पास, किसी अपने जो बच्चा गोद में हमारे पास एक मदर के पास है, किसी और को दे देते हैं तो वो रोना शुरू कर देता है, वहाँ से एंजाइटी क्रिएट होती है। ठीक है, तो अर्ली डेवलपमेंट में ही है जो हम ये हमारे अंदर ये डेवलप्ड हो जाते हैं बेसिक एंजाइटी, और ये इम्पैक्ट करते हैं, काफ़ी इम्पैक्ट डालते हैं हमारी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पर। सेकेंड थिंग आती है हमारे पास कल्चरल और सोसाइटियल इन्फ्लुएंसेस। अब ये देखिए कैसे एक पर्सनैलिटी पर इफेक्ट डालेंगे। अब मान लीजिए एक कल्चर है, एक सोसाइटी में जिसमें आप रहते हैं, वहाँ पर लड़कियों को पढ़ाना अच्छा नहीं माना जाता, या उनको पढ़ने के लिए भेजा ही नहीं जाता स्कूल्स में, तो वहाँ के बॉयज़ क्या सोचेंगे, गर्ल्स आर इन्फीरियर देन देम।
अंडरस्टैंड। वो ये सोचेंगे नहीं लड़कियों को तो अधिकार ही नहीं है पढ़ने का, लेकिन जब वो बाहर देखेंगे सोसाइटी में, अरे ये क्या, यहाँ पर तो लड़कियाँ पढ़ रही हैं, ऐसा कैसे हो सकता है, तब है जो क्या होता है, तो उनकी पर्सनैलिटी, उनके ट्रेड्स, उनका बिहेवियर, कल्चर, जिस कल्चर में वो रहते हैं, जिस सोसाइटी में वो रहते हैं, उनसे इन्फ्लुएंस होता ही होता है, अकॉर्डिंग टू कैरन हॉर्नी। अब न्यूरोटिक नीड्स किसे कहेंगे, इन्होंने 10 न्यूरोटिक नीड्स के बारे में बात की जो कि इंडिविजुअल यूज़ करता है किससे बचने के लिए, एक कोपिंग मैकेनिज़्म है बेसिक एंजाइटी से बचने के लिए। जब जब आपको एंजाइटी हो रही है, आप क्या करेंगे, न्यूरोटिक नीड्स क्रिएट कर देंगे, कुछ नीड्स क्रिएट करेंगे जिससे कि आप उस एंजाइटी, उस सिचुएशन से बचने की कोशिश करेंगे। इसमें अलग अलग ये नीड्स के नाम हैं जो कि अब हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। चलिए वहीं पर चलते हैं। उससे पहले उन्होंने बताया 3 टाइप ऑफ पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी के 3 तरह के टाइप होते हैं। सबसे पहली कंप्लेंट पर्सनैलिटी, एग्रेसिव पर्सनैलिटी, डिटैच्ड पर्सनैलिटी। अब कंप्लेंट पर्सनैलिटी वाले पीपल क्या करेंगे, मूव टुवार्ड द अदर्स इन एन अटेम्प्ट टू गेन लव्स। वो दूसरों की तरफ जाएंगे ताकि वो क्या ले सके, उनसे प्यार, मोहब्बत, अप्रूवल उनको मिले कि हाँ हमें आप पसंद है, तो उन लोगों के पास जाएंगे। दे मे बी सबमिसिव एंड डिपेंडेंट, हो सकता है वो दूसरों पर निर्भर हो, ठीक है। तो अग्रेसिव पर्सनैलिटी किसे कहेंगे, दोज अग्रेसिव पर्सनैलिटी अगेंस्ट सीकिंग कंट्रोल, डोमिनेंस, पावर, दूसरों पर हक जताने की कोशिश करेंगे या दूसरों से दूर जाने की कोशिश करेंगे या अपना कंट्रोल दिखाने की कोशिश करेंगे, मैं हूँ जो कुछ हूँ, जैसे मैं कहूँगा वैसे ही तुम करोगे, ठीक है। तो ये क्या कर सकते हैं, हॉस्टिलिटी इन नेचर एंड कॉम्पिटिटिवनेस इनके अंदर होगी। डिटैच्ड पर्सन क्या करेंगे, वो दूसरों से दूर जाएंगे, सेल्फ सफिशिएंसी कि हाँ मैं अकेला ही काफ़ी हूँ यार, मुझे किसी के साथ की ज़रूरत नहीं है, मैं अकेला खुश हूँ। दे में भी अलूफ, दूसरों से दूर, और इमोशनली डिस्टेंट, वो एक दूसरे से काफ़ी दूर रहेंगे। पेरेंटिंग भी किसी की पर्सनैलिटी को अफेक्ट करती है। हॉर्नी कहती है कि जो पेरेंट्स के साथ जो हमारे रिलेशनशिप है ना, वो क्वालिटी ऑफ पेरेंटिंग, अगर आपने पेरेंटिंग के स्टाइल नहीं पढ़े हैं तो उन पर भी हम वीडियो बनाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपका मन है तो, ठीक है। द लेवल ऑफ वार्मथ एंड एक्सेप्टेंस, जो ये कहते हैं जो पेरेंट्स के साथ हमारा कॉम्बिनेशन है ना, मैं मानता हूँ कि पेरेंट्स को एज ए फ्रेंड ट्रीट करना चाहिए जब बच्चे थोड़े बड़े हो जाएं। जब भी हम उनके जो फ्रेंड की तरह रहते हैं, हालांकि पेरेंट्स को इम्पॉसिबल लगता है कि वो आपके फ्रेंड्स बन जाएं, क्योंकि फ्रेंड का मीनिंग पता होगा शायद आपको, सब कुछ शेयर कर सकते हैं, लेकिन पेरेंट्स कुछ टॉपिक्स पर तो बात करना ही नहीं चाहते। प्रीवियस वीडियोज़ में भी हम इस पर बात कर सकते हैं, की हुई है हमने इस पर। तो पेरेंटिंग रोल भी काफ़ी इम्पैक्ट डालता है किसी की पर्सनैलिटी को डेवलप करने में। जेंडर एंड फेमिनिन साइकोलॉजी, हॉर्नी ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू द फील्ड ऑफ फेमिनिन साइकोलॉजी, चैलेंजिंग फ्रूड्स व्यू ऑन वुमेन, जो कि फ्रूड्स ने कहा कि विमेन है जो अपने पेरेंट्स के जो अपोजिट सेक्स के जो टुवार्ड क्या करेगी, सेक्सुअल डिज़ायर उसमें क्रिएट हो जाएगी। तो उन्होंने कहा कि कल्चरल फैक्टर्स rather than inherent biological differences were responsible for perceived gender differences, कि जो कल्चरल फैक्टर्स हैं वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है, इनहेरेंट बायोलॉजिकल डिफरेंसेस की वजह से। बायोलॉजिकल, अब देखिए जेंडर और सेक्स में क्या डिफरेंस है। सेक्स किसे कहते हैं हम, मेल फीमेल, ठीक है। अब जेंडर क्या है, ये है सोसाइटल नॉर्म्स, जैसे कि लड़के रोते नहीं हैं, ये क्रिएट कर दी है हमारी सोसाइटी के अंदर, ये नॉर्म्स क्रिएट कर दी। लड़के मजबूत होते हैं, लड़कियां कमज़ोर होती हैं, लड़कों को रोना शोभा नहीं देता, लड़कियां रोती हैं, ठीक है। ये सभी क्या है, हैवी काम जो है वो लड़के करेंगे, लड़कियां नहीं करेंगी, ये सभी क्या है, ये जेंडर है, ये एक रोल है जो कि सोसाइटी ने आपको दे दिया और आपने उसको पहन लिया, आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया, दैट इज़ द जेंडर, ठीक है। अब बात करेंगे न्यूरोटिक नीड्स पर, जो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगा। सिंपली हमने बता दिया न्यूरोटिक नीड्स क्या होती है। जब भी आपके अंदर एंजाइटी, फियर, स्ट्रेस, इन सभी फीलिंग से आप बचने के लिए क्या करेंगे, नीड्स क्रिएट कर लेंगे, अपनी ज़रूरतें क्रिएट कर लेंगे जिनको न्यूरोटिक नीड्स हैं, जो कि हेल्प करेंगी आपको उनसे कोप करने में। अंडरस्टैंड। फर्स्ट न्यूरोटिक नीड है फॉर अफेक्शन एंड अप्रूवल। पहली नीड कौन सी हम पैदा करते हैं, अफेक्शन और अप्रूवल की। कुछ पीपल स्ट्रॉन्ग डिज़ायर रखते हैं, लव, अफेक्शन, अप्रूवल दूसरों से, और जब वो उनको नहीं मिलता, अंडरस्टैंड, जब वो उनको नहीं मिलता तो वो क्या करते हैं, उनके अंदर एंजाइटी क्रिएट होती है, तो वो एक ज़रूरत
पैदा कर लेते हैं, नीड पैदा कर लेते हैं अफेक्शन की, अप्रूवल की, ठीक है। वो क्या करेंगे, कॉन्स्टेंटली सीक वैलिडेशन, रीएश्योरेंस, फियरिंग रिजेक्शंस, उनको ये लगे कि ये मुझे रिजेक्ट तो नहीं करते, ठीक है। बार बार वो आश्वासन लेंगे कि हाँ तुम मेरे साथ हो, तुम मुझे अप्रूव करते हो या तुम मुझसे प्यार करते हो। तो ये क्या है, द नीड फॉर अफेक्शन। आप ये सहन नहीं कर सकते कि वो आपको चाहता नहीं है या आपको वो छोड़कर जाना चाहता है, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है हमारे पास नीड फॉर ए पार्टनर टू टेक ओवर। नीड फॉर ए पार्टनर टू टेक ओवर कि जब हम किसी पार्टनर की ज़रूरत समझें, कब, दिस नीड इन्वॉल्व रिलाइंग हैविंगली ऑन समवन एल्स टू मेक डिसीजन, जब हम ये सोचें कि मेरे डिसीज़न ये लेगा, ठीक है, या मेरी लाइफ का कंट्रोल तो इन्हीं के हाथ में है। दीज इंडिविजुअल्स में फील एंशियस, ये इनको क्या फील करवाते हैं, एंशियस फील करेंगे। इनकैपेबल मैनेजिंग थिंग्स ऑन देयर ओन, वो खुद अपनी चीज़ों को मैनेज नहीं कर सकते, इसलिए वो क्या करेंगे, वो कहेंगे नीड फॉर ए पार्टनर टू टेक ओवर, कि उन्हें एक पार्टनर की ज़रूरत है जो कि उनको टेक ओवर कर ले या उनके डिसीजंस की जिम्मेदारियां ले, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले या उनको कंट्रोल करे, ठीक है। थर्ड आता है हमारे पास नीड टू रिस्ट्रिक्ट वंस लाइफ विद इन नैरो बॉर्डर। देखिए, पीपल विथ नीड टेंड टू अवॉइड टेकिंग रिस्क और वेंचरिंग आउटसाइड टू देयर कंफर्ट जोन। लोग चाहते नहीं है कि उनके कंफर्ट जोन से, अगर आप अपने पेरेंट्स से भी कहेंगे कि आपके बिजनेस में थोड़ा इंप्रूवमेंट करें या थोड़ा चेंज किया जाए, तो वो कहेंगे नहीं नहीं बेटा हम करेंगे, हम धीरे धीरे सब कुछ कर रहे हैं। वो सडनली चेंज नहीं चाहते, तो हम यहाँ कहेंगे नीड टू रेस्ट्रिक्टेड वंस लाइफ, किसी एक की लाइफ को रेस्ट्रिक्ट कर देना, नैरो बॉर्डर कर देना, अपनी लाइफ को बाउंडेशन कर देना कि मैं इसी बाउंड्री में रहूँगा, इसी घर में रहूँगा, नए घर में नहीं जाऊँगा, या मैं तो जिस तरीके से काम कर रहा हूँ वैसे ही करूँगा, कोई नया तरीका नहीं अपनाऊँगा। तो वो क्या कर रहे हैं, ये एक ज़रूरत पैदा कर देते हैं। उस कंफर्टेबल जोन से बाहर निकलना उन्हें पसंद ही नहीं होता। वो क्या करेंगे, फैमिलियर रूटीन्स जो उन्हें करना पसंद है, जो डेली रूटीन करते आ रहे हैं उन्हीं से चिपके रहेंगे और अवॉइड करेंगे अनफैमिलियर एक्सपीरियंसेस को। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट आता है हमारे पास नीड फॉर पावर एंड कंट्रोल। सम इंडिविजुअल्स हैव ए स्ट्रॉन्ग नीड्स टू डोमिनेट एंड कंट्रोल। कुछ को क्या लगता है कि उन्हें चाहिए किसी को हम कंट्रोल करें, किसी को हम दबाएं, किसी पर हम राजा बन जाए कहीं के, है ना। तो दे में बी बोसी, कॉम्पिटिटिव, ऑलवेज वांट टू बी इन चार्ज, हमेशा चार्ज रहेंगे। तो उन्हें लगता है कि पावर और कंट्रोल की यहाँ पर ज़रूरत है, तो उस एंजाइटी से बचने के लिए वो क्या करेंगे, नीड क्रिएट करेंगे पावर एंड कंट्रोल की, जैसे कि आप लोगों ने ऑफिस में देखा होगा। या एक्सप्लॉइट अदर्स, सिमिलरली हम जब किसी को एक्सप्लॉइट करते हैं, हमारी फीलिंग्स को, मान लीजिए आप लोगों ने क्या करना है अपने घर में, आपने क्या किए हैं, कुछ वर्कर्स लगाए हैं कंस्ट्रक्शन जो करते हैं और वो काम नहीं करते, तो आप क्या करेंगे, ये काम कर, वो काम कर, अब ये उठा, अब इसको ऊपर लेकर जा। आप एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं उनका, ठीक है। या आप उनको पैसे देते वक्त उनको कम पैसे दे रहे हैं कि तुमने काम सही नहीं किया। तो हम क्या करें, उस एंजाइटी से जो बचने के लिए हम नीड टू एक्सप्लॉइटेड अदर्स को ये जो फार्मूला अपनाते हैं कि जब तक हम दूसरों को एक्सप्लॉइट नहीं करेंगे तब तक हमारा काम नहीं बनेगा, हम अपने गोल्स को अचीव नहीं कर सकते। नीड्स फॉर सोशल रिकॉग्नाइजेशन और प्रेस्टीज, कि हम जो क्या कर रहे हैं लगातार सोसाइटी से अप्रूवल कंसीडर कर रहे हैं। पर्सनल एडमायरेशंस की, हम अपने आप की ही तारीफ़ करते रहते हैं। तुझे पता है कि मैंने क्या किया, मैंने उसको 2 चांटे लगाए, फिर मैंने उसको उसके पास लेके गया, उसके मैंने पैर छूने के लिए बोला, माफ़ी मांगने के लिए कहा, फिर उसने ये कहा मैंने किया है जो कुछ किया। तो ये क्या है, नीड्स फॉर पर्सनल एडमायरेशंस, ठीक है। नीड फॉर एम्बिशंस एंड पर्सनल अचीवमेंट। सम पीपल हैव relentless need to prove themselves and achieve। कुछ लोगों को लगता है कि उन्होंने क्या किया है ये, या वो क्या कर सकते हैं, वो कुछ अचीव सक्सेस, खुद को प्रूव करने के लिए वो क्या करेंगे, कुछ एक्शंस करेंगे, ठीक है। क्या कहते हैं उसको, अथक प्रयास करेंगे, ठीक है। तो वो क्या है, नीड क्रिएट करके दिखाते हैं एम्बिशंस की, पर्सनल अचीवमेंट्स की, ठीक है। तो उन्हें डर लगता है फेल होने से, तो इसीलिए वो एम्बिशंस और पर्सनल अचीवमेंट्स की एक नीड क्रिएट कर दे ताकि मुझे एंजाइटी ना हो। ये थे हमारी न्यूरोटिक नीड्स। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। सिगमंड फ्रॉइड की तरह ही है, फ्रॉइड थियरी साइकोएनालिटिक, वहाँ पर डिफेंस मैकेनिज्म किए थे, यहाँ पर हम न्यूरोटिक नीड्स कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अब चलिए, मेजर टू कोप विद एंजाइटी, एंजाइटी से कैसे कोप किया जाए।
ये भी आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकता है। देखिए यहाँ पर मैं ना कुछ लाइनें आपको बार बार राइट डाउन की ताकि आप समझ जाएं, आपको याद हो जाएं चीज़ें। कैरन हॉर्नी वाज ए प्रोमिनेंट साइको एनालिस्ट नोन फॉर हर थियरीज। वो किसके लिए जानी जाती थी? सोशल एंड कल्चरल इन्फ्लुएंसेस ऑन पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पर सोशल और कल्चरल कितना अफेक्ट डालते हैं। उनकी अप्रोच कोपिंग विद एंजाइटी एंड अंडरस्टैंडिंग पर्सनैलिटी रूटेड इन सोशल एंड एनवायरमेंटल फैक्टर। कुछ कोपिंग स्ट्रेटजीज हम यूज़ करेंगे जिससे कि हम मेजर टू कोप विद एंजाइटी। देखिए, आइडेंटिटी द सोर्स ऑफ एंजाइटी। हमें ये पता होना चाहिए हमारे अंदर जो एंजाइटी हो रही है उसका कारण क्या है। हमने सोशली एक्सपेक्टेशन की है कोई कि समाज से हम चाहते हैं कि वो हमारा सपोर्ट करे, इस वजह से हमारे अंदर एंजाइटी हो रही है, या फिर आप अपने किसी रिलेटिव से आप एक्सपेक्टेशंस कर रहे हैं, या आपकी रिलेशनशिप की वजह से आपकी लाइफ में एंजाइटी आ रही है, या फिर अंडरस्टैंडिंग क्या कह रहा हूँ मैं, कल्चरल प्रेशर कि आपकी जो सोसाइटी का प्रेशर है आप पर वो आपके अंदर जो एंजाइटी क्रिएट कर रहा था। अगर सोर्स हमें पता चल जाता है तो हम उस पर काम आसानी से कर सकते हैं। दैट्स वाई आइडेंटिफाई द सोर्स ऑफ एंजाइटी इज़ द फर्स्ट स्टेप। ठीक है। क्वेश्चन सोशल नॉर्म्स एंड एक्सपेक्टेशंस। हॉर्नी ने क्या कहा? सोसाइटल नॉर्म्स एंड एक्सपेक्टेशन कैन कंट्रीब्यूट टू एंजाइटी। ये हमें एंजाइटी दे सकते हैं। चैलेंजेस अनरियलिस्टिक और हार्मफुल सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस एंड नॉर्मल्स दैट मे बी काजिंग डिस्ट्रेस। हमें क्वेश्चन मार्क लगाना चाहिए कि जो सोसाइटी हमसे चाहती है। एक बार की बात है, मैंने अभी ये रिसेंटली एक मूवी देखी, साउथ इंडियन मूवी थी, तो उसमें एक लड़का डीएसपी बन जाता है जो कि पुलिस बनना चाहता नहीं था। कारण क्या है कि जब उसने बचपन में गलती से एक चोर को पकड़ा, गलती से, उसका कोई इंटेंशन नहीं था उसको पकड़ने का, उसने गलती से चोर को पकड़ा, तो सारी सोसाइटी ने मिलकर उसको कहा तुम तो बड़े होकर लगता है पुलिस ही बनोगे, पुलिस ही बनोगे, पुलिस ही बनोगे। जब तक वो 17-18 साल का हुआ उसको बस दिमाग में एक ही बात बैठा दी कि सोशल प्रेशर यहाँ पर क्रिएट कर दिया गया कि तुम तो पुलिस बनोगे, और वो पुलिस बन गया। हालांकि वो लड़ना पसंद नहीं करता था, वो डरता था लड़ने से। तो ये सोशल प्रेशर है, एक्सपेक्टेशन है सोसाइटी की, जो आपके अंदर स्ट्रेस, वो काफ़ी स्ट्रेस महसूस, उसे एंजाइटी होती थी जब भी वो किसी नए ऑपरेशन पे जाता था। ठीक है। हालांकि एंड में वो सब कुछ सही था, लेकिन हमें ये जानना चाहिए रियलिस्टिक सेल्फ कॉन्सेप्ट। ऐसा कहा जाता है कि अगर हम ओरिजिनल रहे तो हमें, मान लीजिए अब मुझे इंग्लिश नहीं आती और मैं इंग्लिश बोलने की कोशिश करूँगा किसी लेक्चर में, तो मैं क्या फ़ील करूँगा? मैं एंशियस फील करूँगा, मेरे अंदर एंजाइटी देखने को मिलेगी कि हाँ, साफ पता चलेगा कि ये स्पेनिश नहीं बोल सकता, ये फ्रेंच नहीं बोल सकता। तो ये सभी क्या है? डेवलप रियलिस्टिक सेल्फ कॉन्सेप्ट। वी हैव टू डेवलप आर सेल्फ कॉन्सेप्ट इन अ रियलिस्टिक मैनर। वी हैव टू बी ओरिजिनल इन आर ट्रेड्स। हमें नाटक करने की ज़रूरत नहीं है कि हम ऐसे कर सकते हैं, हम वैसे कर सकते हैं, नहीं, हम जैसे हैं वैसे ही रहें। सेल्फ एनालिसिस, अंडरस्टैंडिंग, खुद को समझना, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, असर्टिवनेस, कल्चरल अवेयरनेस। अब ये सभी आप खुद पढ़ेंगे। ठीक है। काफ़ी मैंने समझा दिया है, या आप पढ़िएगा, क्योंकि आप एग्ज़ाम में ये तो है नहीं आप सभी के सभी आप राइट डाउन कर देंगे। तो ये काफ़ी इजी लैंग्वेज में लिखा है, मैंने बताया आपको कैसे आप अपने स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं, कैसे मेज़र कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद हम शुरू करते हैं सलीवियन थियरी ऑफ पर्सनैलिटी। अब ये हमारी लास्ट थियरी रह गई है, उसके बाद एक वीडियो वैसे भी काफ़ी लंबी हो गई है। ठीक है। अभी हम ये कवर करेंगे। अब आपने एक बात नोट की होगी, फ्रॉइड ने क्या किया? सेक्सुअल एनर्जी पर फोकस डाला, लिबिडो पर। ठीक है। हॉर्नी ने क्या किया? कल्चरल और सोशल। फ्रॉइड ने कहा कि सेक्सुअल एनर्जी हमारी पर्सनैलिटी को अफेक्ट करती है, डिटरमाइन करती है, ठीक है, इन्फ्लुएंस करती है। हॉर्नी ने क्या कहा? कल्चरल और सोशल नॉर्म्स है जो हमारी पर्सनैलिटी को अफेक्ट करते हैं। अब सलीवन क्या कह रहे हैं? सलीवन ने कहा कि पर्सनैलिटी को अगर मेज़र करना है तो हमें पर्सन के इनसाइड के विज़न को जानने की बजाय क्या करना चाहिए? दो पर्सन्स के बीच में क्या रिलेशनशिप है उसको जानना होगा। सलीवन ने कहा, बिल्कुल अलग पर्सपेक्टिव दिया। अब चलिए समझते हैं इन्होंने कैसे क्या कुछ कहा। तो सलीवन डिस्क्राइब्ड हिज पर्सपेक्टिव हैज़ एन इंटरपर्सनल थियरी ऑफ साइकेट्री। उन्होंने कहा इनकी जो थियरीज थी वो इंटरपर्सनल थियरी है।
ठीक है। ही फील दैट, उन्होंने क्या कहा कि स्टडी ऑफ व्हाट हैपन्स बिटवीन पीपल्स, ये ज़रूरी है कि लोगों के बीच में क्या हो रहा है, ना कि इंडिविजुअल पर्सन के अंदर क्या हो रहा है, ये ज़रूरी नहीं है। इस थियरी दस डिफरेंट फ्रॉम फ्रॉड्स मॉडल से काफ़ी अलग है। ठीक है। व्हाट गोज़ ऑन व्हाट इनसाइड द पीपल, फ्रॉड्स क्या कहते थे कि इनसाइड पीपल के इनसाइड में जो लोगों के अंदर क्या बदलाव है। ठीक है। सलीवंस कहते हैं कि इंटरपर्सनल मॉडल, लेकिन फ्रॉड के मॉडल को ड्राई मॉडल कहा जा सकता है। ठीक है। ये कहते हैं कि इंटरपर्सनल व्हाट हैपन बिटवीन द पीपल। ठीक है। और इंटरपर्सनल इंटरेक्शन ही एक ऐसा जो तरीका है जिससे हम है जो किसी भी पर्सनैलिटी को डिफ़ाइन कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, या किसी भी एक बंदे की पर्सनैलिटी को जो जाना जा सकता है। ठीक है। उन्होंने क्या कुछ टर्म्स दी हैं, डायनामिक ऑफ पर्सनैलिटी, एंड्योरिंग आस्पेक्ट ऑफ पर्सनैलिटी और डेवलपमेंटल इफोक। वन बाय वन हम इनको डिस्कस करेंगे और समझेंगे कैसे इन्होंने जो इंटरपर्सनल थियरी को दिया, कैसे इनके अकॉर्डिंग पर्सनैलिटी को कैसे और कौन से फैक्टर्स है जो अफेक्ट करते हैं। डायनामिक ऑफ पर्सनैलिटी, इनके अकॉर्डिंग पर्सनैलिटी डायनामिक इन नेचर है, ये स्टेबल नहीं रहती, लगातार चेंज होती रहती है, एक एनर्जी सिस्टम है। क्या है पर्सनैलिटी? एक एनर्जी सिस्टम है। ही बिलीव दैट एनर्जी एग्जिस्ट करती है या फिर वो ट्रांसफ़र हो जाती है ना, एक्शंस की फॉर्म में, या फिर टेंशन जो पोटेंशियल होता है जो व्यक्ति का, कि जो कोई पर्टिकुलर एक्शन करने का जो पोटेंशियल होता है उनके फॉर्म में। उन्होंने टेंशन को किस में डिवाइड कर दिया? दो पार्ट्स में, एंजाइटी में, नीड्स में। अब एंजाइटी क्या होती है अकॉर्डिंग टू सलीवंस, और नीड क्या होती है? नीड्स क्या है? सिंपल बेसिक नीड्स हम बोल सकते हैं, या फिर हम स्पेसिफिक जोन जो कि माउथ हो गया, जेनिटल पार्ट्स हो गए। ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं बेसिक फूड और ऑक्सीजन, ये सब है जो कि हमारी बेसिक नीड्स हैं। तो एंजाइटी क्या होती है? हम ये कह सकते हैं जब हमारी बेसिक नीड्स कंप्लीट ना हो, जब हमें एंजाइटी होती है। एक पॉइंट तो ये भी है, लेकिन एंजाइटी इज़ अ डिफरेंट फ्रॉम नीड्स, ये नीड्स से बिल्कुल अलग है। एंजाइटी डिसजंक्टिव है और इसको कोई ज़रूरत नहीं है कि हम लगातार एक्शन लें इसको रिलीफ लेने के लिए, इससे बचने के लिए। जबकि नीड्स को क्या करना होगा? हमें इनको बार बार एक्शंस लेने होंगे अपनी नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए। अंडरस्टैंड? अब चलते हैं हम डायरेक्ट सलीवंस के 3 वे ऑफ रिसीविंग थिंग्स लेवल ऑफ कॉग्निशन, जो इन्होंने लेवल ऑफ कॉग्निशंस दी और कहा कि हम कैसे इन्फॉर्मेशन को रिसीव करते हैं बचपन से और किस तरह शुरुआत होती है। इन्होंने 3 तरीके बताए, प्रोटैक्सिक, पैराटैक्सिक और सिंटैक्सिक। प्रोटैक्सिक लेवल में क्या होता है? एक चाइल्ड एक्सपीरियंस करता है बिना वर्ड्स के, जब वो कम्युनिकेट करता है अपने पेरेंट्स के, जैसे कि उसे भूख लगी तो रोना शुरू कर दिया, ठीक है, या फिर सुसु कर दिया तो रोना शुरू कर दिया, तो ये प्रोटैक्सिक लेवल में आएगा। सेकंड में अभी भी बच्चा बोल नहीं पाता, लेकिन क्या करेगा? कम्युनिकेट करेगा। पैराटैक्सिक में भी क्या होता है? बच्चा कोशिश करता है लेकिन बोल नहीं पाता, लेकिन कम्युनिकेट करने की कोशिश करेगा। थर्ड, सिंटैक्सिक में क्या होता है? यहाँ पर एक्सपीरियंस करता है, कम्युनिकेट कर पाता है एक दूसरे से, वर्बल कम्युनिकेशन हम कह सकते हैं, यूज़ ऑफ लैंग्वेज, जिसको सिंटैक्टिक लैंग्वेज या सिंटैक्सिक यहाँ पर बोला जाएगा। सेकंड, ये हमने क्या किया? डायनामिक ऑफ पर्सनैलिटी। सेकंड आता है हमारे पास एंड्योरिंग आस्पेक्ट ऑफ पर्सनैलिटी। कौन कौन से जो आस्पेक्ट्स है पर्सनैलिटी के वो अफेक्ट करेंगे पर्सनैलिटी को? डायनामिज़म, पर्सोनिफिकेशन, सेल्फ एस्टीम। हम इनकी सिर्फ डेफिनेशन करेंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है और एग्ज़ाम में आपको सिर्फ इनके डेफिनेशन पूछेंगे। बाकी जो मटेरियल है वो आप अपने आप पढ़िएगा, एक अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने यहाँ पर डाला है। सबसे पहले हम करेंगे डायनामिज़म। गतिशीलता किस तरह होती है किसी की पर्सनैलिटी में? टिपिकल जो पैटर्न आमतौर पर आपको देखने को मिलेगा वो डायनामिज़म में 2 तरह के डायनामिज़म है। रिलेटेड टू स्पेसिफिक वंस बॉडी, जो कि बॉडी से रिलेट करता है। सेकंड है हमारा टेंशन से रिलेट करेगा। ठीक है। अब टेंशंस फिर फर्दर डिवाइड कर दी गई है 3 पार्ट्स में, डिसजंक्टिव डायनामिज़म, कंजंक्टिव डायनामिज़म, आइसोलेटिंग डायनामिज़म। Dynamism related to specific zone of the body result in fulfillment of the particular body requirement such as hunger and thirst. टेंशन को यहाँ पर डायनामिज़म को बता दिया कि ये जो हमारी जो बॉडी से रिलेटेड है वो हंगर, थ्रस्ट, सेक्सुअल डिज़ायर्स, ये सभी है जो डायनामिज़म रिलेटेड टू द बॉडी जोन्स। लेकिन टेंशन को फिर डिवाइड कर दिया गया 3 पार्ट्स में। डिसजंक्टिव डायनामिज़म किसे कहेंगे?
जो कि काफ़ी विच इज़ कोल्ड मेलवोलेंस एज फीलिंग ऑफ लिविंग अमंग एनिमीज, एक दूसरे के साथ दुश्मनों की तरह रहना, इविल हेटर्ड, एक दूसरे से नफरत करना, ठीक है। और ये जो डायनामिज्म है ये क्या करेगा, दूसरों को किसी दूसरे से मिलने में जो बाधाएं डालेगा, इंटीमेट नहीं कर पाएगा वो व्यक्ति दूसरों से, ठीक है। कंजंक्टिव डायनामिज्म क्या होगा, जहाँ पर एंजाइटी रिड्यूस होगी, लोनलीनेस कम होगा, ठीक है। दिस डायनामिज्म इज कॉल्ड इंटीमेसी। यहाँ पर क्या होगा, क्लोज रिलेशनशिप है जो दो इंडिविजुअल आपस में बना पाएंगे। थर्ड आता है हमारे पास आइसोलेटिंग। आइसोलेटिंग डायनामिज्म क्या होगा, एक सेल्फ सेंटर्ड, कि हम अकेले हैं, अकेले सक्षम हैं। देखिए काफ़ी कुछ ना ऊपर वाली थियरीज से मिलता है ना, कैरन हॉर्नी से, या फिर हम कह सकते हैं फ्रॉइड से। तो ये उन्हीं का बेस्ड है थियरी, बस थोड़े थोड़े चेंजेस है, थोड़े थोड़े अपने अपने ओपिनियन डाल दिए गए हैं। सेल्फ सिस्टम किसे कहेंगे, देखिए इट प्रोटेक्ट पीपल अगेंस्ट एंजाइटी। अब वहाँ पर हमने जो कैरन हॉर्नी में पढ़ा वो क्या था, बेसिक एंजाइटी और न्यूरोटिक नीड्स। यहाँ पर सेल्फ सिस्टम मतलब हम एक ऐसा एनवायरनमेंट बना रहे हैं जिससे कि हम एंजाइटी से बच सकते हैं। एंजाइटी मेंटेन देयर इंटरपर्सनल सिक्योरिटी। कंजक्टिव डायनामिज्म इट टेंड्स टू स्टीफल पर्सनैलिटी चेंज सिंस इट इज़ प्राइमरी जॉब टू प्रोटेक्ट द सेल्फ फ्रॉम एंजाइटी। एक ऐसा सिस्टम क्रिएट किया जा रहा है जहाँ पर हम अपने आप को एंजाइटी से बचा रहे हैं, दैट इज़ नोन एज सेल्फ सिस्टम। पर्सोनिफिकेशन की बात करें तो पर्सोनिफिकेशन क्या होगा, सोशल इंट्रैक्शंस एंड सेलेक्टिव अटेंशन और इनअटेंशंस डिफेंसेस कैन बी हेल्प डिक्रीज एंजाइटी बट दे कैन ऑल्सो बी रिजल्ट मिस परसेप्शन ऑफ रियलिटी। Personifications are mental images that help us to better know ourselves and the world। तो समझ रहे हैं आप पर्सोनिफिकेशन क्या है। पर्सोनिफिकेशन मेंटल इमेजेस है जिससे कि हम जो क्या करते हैं अपने आप को समझते हैं, हमारे एनवायरनमेंट को समझते हैं, ठीक है। पर्सोनिफिकेशन के थ्रू ही हम सोशल इंट्रैक्शन करते हैं, जो पार्ट हमें ज़रूरी लगता है हम उसी पर फोकस करते हैं। 3 बेसिक टाइप्स जिस तरह की हम अपने आप को देखते हैं, द बैड मी, द गुड मी एंड द नॉट मी। ये आप अपने आप पढ़िएगा, काफ़ी ईजी है, कोई बड़ी बात नहीं है। डेवलपमेंटल अफोक पर चलते हैं हम डायरेक्ट। डेवलपमेंटल अफोक क्या कहते हैं, जैसे कि फ्रॉइड ने कहा था कि एक पर्टिकुलर स्टेज है जो हमारे को दी जाती है, उनसे हम गुजरते ही गुजरते हैं। इसी तरह हैरी स्टैक्स सलीवन ने इंटरपर्सनल थियरीज़ में एक डेवलपमेंटल स्टेप्स दे दिए, स्टेज दे दी, जिसके थ्रू एक बच्चा जन्म से लेकर मैच्योरिटी तक जाएगा। सबसे पहला पॉइंट आता है इन्फेंसी। इन्फेंसी में कहाँ पर फोकस किया जाएगा, मदर इन्फेंट रिलेशनशिप पर। एस्टाब्लिश बेसिक ट्रस्ट एंड सिक्योरिटी, सेम है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैंने आपको पहले नहीं बताया है। अर्ली सेंसरी एक्सपीरियंस से जो परसेप्शन से वो वर्ल्ड को परसीव करेगा। सेकंड चीज़ नहीं पॉइंट, चाइल्डहुड में क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ रिलेशनशिप विद पीयर्स के साथ रिलेशनशिप क्रिएट करेगा, बेसिक सोशल स्किल्स आएंगी और एक्सप्लोरेशन बढ़ जाएगा। जुवेनाइल में क्या होगा, फर्दर डेवलपमेंट होगी रिलेशनशिप्स में। कॉम्प्लेक्स, अब यहाँ पर क्या होगा, जो सेल्फ कॉन्सेप्ट्स है उनको आइडेंटिफाई करना शुरू कर देंगे, एक्सप्लोरेशन यहाँ पर बढ़ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता हमारे पास प्री एडोलेसेंस। प्री एडोलेसेंस में क्या होगा, मेजर फोकस चाइल्ड की एबिलिटी पर, इंटीमेट रिलेशनशिप विद पीयर्स और रिलेशनशिप हेल्प्स टू चाइल्ड फील वर्थ एंड लाइकेबल। उनको ऐसा लगेगा हाँ जब मैं किसी के साथ रिलेशनशिप बना रहा हूँ तो हाँ मेरी कुछ कीमत है, मेरी कुछ वैल्यू है, मैं लोगों को पसंद आ रहा हूँ, ठीक है। अर्ली एडोलेसेंस में सेक्सुअल आइडेंटिटी क्रिएट हो जाएगी, रोमांटिक रिलेशनशिप या इंटरेस्ट और अट्रैक्शंस बाहर होने शुरू हो जाएगी, डेवलपमेंट लगातार होगी, इंडिपेंडेंसी और ऑटोनॉमी क्रिएट हो जाएगी। लेट एडोलेसेंस की बात करें तो यहाँ पर जो नीड फॉर फ्रेंडशिप और सेक्सुअल एक्सप्रेशंस वो दोनों कंबाइन हो जाएंगे। प्राइमरी फोकस लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप पर ज़्यादा फोकस होना शुरू हो जाएगा। अडल्टहुड में हम कैरियर और फैमिली पर फोकस करेंगे और हम जो अपनी प्रीवियस स्टेजेस की सक्सेस को ध्यान देंगे, ठीक है। सोशलाइजेशन यहाँ पर बढ़ जाएगी। और ये था हमारा हैरी स्टैक्स सलीवन थियरी ऑफ पर्सनैलिटी। आई होप आपको यहाँ पर हमने एक बार गो थ्रू कर लेते हैं फ्रॉइड्स थियरी की, हॉर्नी की थियरी की और सलीवन्स थियरी की, ठीक है। फ्रॉइड ने सेक्सुअल डिज़ायर पर बात की, हॉर्नी ने कल्चरल और सोशल पर बात की,
इन्होंने इंटरपर्सनल थियरी दी। अब ये था हमारा ओवरऑल इसका कंक्लूजन। अब जैसा फ्रॉड में थोड़ा थोड़ा आपको चेंजेस देखने को मिल रहा है, आपको हॉर्नी से क्वेश्चन दे डेफिनेटली मिल जाएगा, सलीवन से क्वेश्चन मिल सकता है और फ्रॉड से मिल सकता है। तो ये था हमारा कंटेंट। अगर आपको कंटेंट ज़रा भी अच्छा लगे तो आप कमेंट ज़रूर कीजिए। किसी प्रकार का भी आपको डाउट हो, एनी काइंड ऑफ डाउट, देन यू कैन कमेंट इन आवर कमेंट बॉक्स। और आपको अगर नोट्स चाहिए, अगर आपको वीडियो देखने के बाद नोट्स लीजिए, पहले कोई भी नोट्स ना हमसे लेने की कोशिश करें या हमसे कांटेक्ट ना करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, नोट्स ये लगे कि हाँ ये नोट्स आपके लिए हेल्पफुल हैं, तो आप हमसे नोट्स लीजिए। नोट्स आपको 9 रुपीज़ पर PDF आपको देने होंगे, ठीक है। आप कैसे नोट्स एक्सेस करने हैं, आप हमारे व्हाट्सएप नंबर से, ईमेल आईडी पर, अगर आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट नहीं करना चाहते तो आप ईमेल से कर सकते हैं। टेलीग्राम पर आप है जो हमसे जुड़ सकते हैं ताकि आप फर्दर अपडेट्स वीडियोस की लेते रहें, या फिर आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये आपका ओपिनियन है, इट्स नॉट कंपलसरी फॉर योर, ठीक है। ये कंपलसरी नहीं है, लेकिन हाँ कंटेंट कैसा लगा ये आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कमेंट्स ज़रूरी हैं हमारे इम्प्रूवमेंट के लिए, आपके इम्प्रूवमेंट के लिए। हम ये समझ पाएंगे कहाँ पर आपको डाउट्स आ रहे हैं, कौन सी चीज़ों में हमें सुधार करने की ज़रूरत है, या फिर आपको नोट्स में लगे कुछ फेर बदल करनी है तो आप हमें बताइएगा ज़रूर। यही हमारी कंटेंट था, यही हमारा वीडियो थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।